राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार विवादों में है। केरल से इस यात्रा के दूसरे दिन यानी 12 सितंबर को कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक खाकी की तस्वीर जारी की, खाकी निक्कर की, और उसके नीचे लिखा कि देश को नफरत से मुक्त कराने में 145 दिन बाकी है। इस तस्वीर के बाहर आते ही विवाद शुरू हो गए। आरएसएस ने इस पर कहा कि इनके बाप दादा ने संघ को बहुत तिरस्कार किया मगर कामयाब नहीं हो पाए। वहीं बीजेपी के कई नेताओं ने इसे सिख विरोधी दंगे और कांग्रेस का लोगों को जलाने के चरित्र तक से जोड़ दिया। इस ट्वीट के बाद लगातार कांग्रेस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा क्या भारत जोड़ो यात्रा है या फिर ये भारत को जलाने की यात्रा है। नमस्कार, मैं आशु भटनागर एनसीआर खबर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत करता हूं। इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में भाग लेने के लिए मेरे पास आज वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर देवेंद्र शर्मा हैं, भाजपा नेता रवि भदौरिया जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे जी हैं और आम आदमी पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता संजीव निगम जी हैं। मैं आपको बता दूं कि हमने कांग्रेस के नेताओं को भी इसमें इनवाइट किया था। लास्ट मोमेंट पे उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। क्यों नहीं आए हैं ये तो बाद में पता लगेगा। अगर इस परिचर्चा में वो आ जाते तो शायद इस परिचर्चा में आज कुछ उनकी तरफ से भी बातें होती, फिर भी हम इस परिचर्चा को करेंगे। इससे पहले कि हम परिचर्चा शुरू करें, अगर आप इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस प्रोग्राम को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अब इस परिचर्चा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस परिचर्चा में देवेंद्र शर्मा जी को ला रहा हूँ। देवेंद्र जी, चूंकि आज कांग्रेस नहीं है तो इसलिए ये जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ ओपनिंग कमेंट की। ये जो कांग्रेस ने लगातार पीछे 6-7 दिन से ये यात्रा चल रही है और लगातार विवादों में, और अब इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया है, क्या ये स्ट्रेटजी है या ब्लंडर है? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2024 का चुनाव है और लगभग मेरे हिसाब से 24 के शुरुआत में चुनाव की शायद अधिसूचना जारी हो या सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो कांग्रेस हो, ये एक तीसरे पक्ष को बनाने के जो प्रयास चल रहे हैं सभी के द्वारा 2024 को टारगेट करके अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी गई है। कांग्रेस की तरफ से जो ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है, यह भी उनकी एक रणनीति का एक हिस्सा ही है। लेकिन सवाल यहाँ पर जो विवाद की आप बात कर रहे हैं सर, भाजपा के द्वारा इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान बीच में आए हैं जिनके द्वारा इस पर कई लोग चर्चा कर रहे हैं, सवालिया निशान उठा रहे हैं। नहीं, वो बात हम वो बातें हम बात करूंगा वो उनकी स्ट्रेटजी है या क्या है वो जाने। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि ठीक है, कांग्रेस के द्वारा ये यात्रा शुरू की गई है, लेकिन एक समस्या मैं इसमें देखता हूं सर, इनकी रणनीति कांग्रेस के द्वारा हमेशा अपने डिफेंस में या एग्रेसिव होकर के जो भी चाल चली जाती है वो एकदम से मुद्दा इनके हाथ से फिसल जाता है। शुरुआत ये करते हैं कि मुद्दा एकदम से दूसरी तरफ चला जाता है। मैं इसलिए आपसे बात करना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसा ही नहीं, मैं एक मिनट रोक रहा हूँ। मैं जब इस पूरी यात्रा का रिसर्च कर रहा था तो मुझे याद आया कि 2015 में पाकिस्तान में इमरान खान ने भी इसी पैटर्न पे एक यात्रा निकाली थी नवाज शरीफ के खिलाफ, और उस यात्रा का उद्देश्य भी यही था, जगह जगह जाके नवाज शरीफ सरकार के खिलाफ माहौल बनाना और माहौल इस तरीके से बिगाड़ना कि लोग उनको इमरान खान को वोट दें। तो ये क्या पैटर्न वैसे ही चल रहा है? देखिए सर, यात्राएं जो है वाकई में एक पब्लिक को अपने विचारों से अवगत कराने की है, और इमरान खान नहीं, भारत की राजनीति में तो आजादी से पहले से ही ये दौर रहा है यात्राओं का। नहीं, मैं इसकी सिमिलरिटी इसलिए कर रहा हूँ कि इमरान खान ने भी कंटेनर बना के निकाली थी और ये भी कंटेनर बना रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि उनको देख के कर रहे हैं या ये भारत की राजनीति से सीख ले रहे हैं। लेकिन मैं फिर यही कहता हूं कि यात्रा निकालने की रणनीति हो सकती है, लेकिन यहाँ पर फिर कांग्रेस के लिए चिंता का सबब यह है कि जिस दाव को या जिस चाल को ये चलते हैं उसकी बागडोर, उनकी डोर कुछ दिन बाद दूसरे पक्ष के हाथ में चली जाती है और फायदा वही उठाते हैं इसका। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी मुझे धीरे धीरे ऐसी ही दिखाई दे रही है।
भले ही वो जो आपने बताया कि उनकी ड्रेस कोड को आग लगाते हुए दिखे या एक पादरी के द्वारा दिया गया बयान हो, ये स्थिति धीरे धीरे कांग्रेस यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा को उस दिशा में ले जा रही है जहां इसका फायदा धीरे धीरे मुझे कांग्रेस से ज्यादा कांग्रेस विरोधी को मिलता दिख रहा है, खासकर बीजेपी को। ठीक है, मैं इस मामले पे अब नवीन दुबे जी को ला रहा हूँ। नवीन दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। नवीन जी, ये माइक ऑन कर लीजिए। कर दिया। ओके, आपका दिख नहीं रहा है। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही। हाँ, तो नवीन जी, ये जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? विवाद बनाए जा रहे हैं या विवाद हो रहे हैं? मिसमैनेजमेंट है। आशु जी, देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी चीज इस देश से पहले होते रहे हैं। आपकी आवाज कट रही है नवीन जी। मैं कह रहा हूँ मार्च भी निकाले गए हैं कई बार। दांडी मार्च को भी आप ले लें, नमक सत्याग्रह को ले लें, तो इस तरीके की यात्राएं निकली हैं। भारतीय जनता पार्टी का जब कहीं कोई वजूद नहीं था, मात्र 2 सीटों पर थी, तब आडवाणी जी ने भी अपनी अयोध्या के लिए यात्रा निकाली थी। इसी तरीके से पर समाजवादी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी यात्रा निकाली थी। तो यात्राओं का इतिहास बड़ा पुराना है इस देश के अंदर, और यात्राएं निकाली जानी चाहिए, जन जागरण के निकाल। अब अगर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और उसको वो लेके लीडरशिप के, तो बहुत अच्छी बात है। एक संदेश देश के अंदर जा रहा है। आपका जी नवीन जी, आप अपना सिग्नल ठीक कर लीजिए एक बार। मैं जब तक दूसरे पैनलिस्ट के पास आता हूँ, प्लीज। ठीक, मैं ईयरफोन ले लेता हूँ। जी रवि जी, मैं आपको ले रहा हूं अब इस मामले पे। आप इसके सीधे शिकार हैं भारत जोड़ो यात्रा के। सारा हमला आप पर ही है, आप पर मतलब भाजपा पर है। तो ये जो यात्रा है और जो ये आरएसएस के निक्कर जलाने की जो सारी इन्होंने एक स्ट्रेटजी प्लान करी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, पहले तो सभी को नमस्कार। और आशु भाई, आपने एक अच्छे मुद्दे को उठाया है, लेकिन शिकार तो हम नहीं है किसी भी हालत में। भारत जोड़ो यात्रा असल में भारत तोड़ो यात्रा है, और ये सिर्फ एक मात्र प्रयास है कांग्रेस को किसी तरह से रिवाइव करने का, जोड़ने का। और आप ये देखिए कि ये यात्रा देश के उन हिस्सों में निकल रही है जिसमें से 90% हिस्सा वो है जहाँ पे भाजपा की सरकार ही नहीं है, जिन राज्यों में। बिल्कुल। तो ये भाजपा के खिलाफ नहीं है, ये भारत को जोड़ने के लिए नहीं है, ये कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए है। और उन कांग्रेस विरोधी जो भाजपा विरोधी जो अन्य राज्य हैं, वहां पे कांग्रेस को उभारने के लिए, अपना स्पेस प्राप्त करने के लिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा हम क्या इसका शिकार होंगे। इन लोगों ने यात्रा की शुरुआत ही हिंदुओं के विरोध में की। एक ईसाई पादरी जो जाने जाते हैं, अपने कुख्यात है, मतलब जाने भी नहीं जाते, कुख्यात हैं अपने देश विरोधी बयानों के लिए, भारत माँ के प्रति उनका द्वेष निकल के आता है। और वो किस तरह से फंडिंग होती है ईसाई मिशनरी को, ये सबको मालूम है। तो और आरएसएस की निक्कर जो आपने बताया, देखिए कांग्रेस की स्थापना करी थी कांग्रेस ने, और भाजपा संघ की स्थापना करी थी डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने। जो भारत से जुड़ा है, जो भारत को जानता है, भारत माता को भारत माँ मानता है, उनका अपमान ये लोग कर नहीं सकते हैं। इनके दादा परदादा नाना सब लग गए थे, वो नहीं रोक पाए संघ को। आज संघ का स्वयंसेवक देश का प्रधानमंत्री भी है। तो संघ के खिलाफ ये लोग क्या करेंगे? एक फ्रस्ट्रेशन है, निकाल रहे हैं, निकालने दीजिए बेचारों को, अपने आप को करेंगे। और फ्रस्ट्रेशन असल में ये नहीं है कि संघ से या भाजपा से, मोदी से। फ्रस्ट्रेशन है कि ये अपना अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन ये है कि एक ही परिवार से बार बार इनको अध्यक्ष मानना पड़ता है या बनाना पड़ता है। वो फ्रस्ट्रेशन है, धीरे धीरे निकलेगी। भारत जोड़ो मैं इसमें एक थोड़ा सा और समझना चाहूंगा आपसे। केरल की जो पृष्ठभूमि है उसमें आरएसएस पर काफी हमले होते हैं वहां पर, ठीक है ना जी। और केरल में ही जो एक्चुअल में गवर्नमेंट है वो लेफ्ट पार्टी की है। आज पहली बार ऐसा हुआ, मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा वो जो आज सीपीएम ने निकाला है, एक पोस्टर निकाला है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई तुम लड़ तो हमसे रहे हो, बीजेपी को क्यों कर रहे हो। मतलब सीपीएम को भी डर लग रहा है कि कहीं आरएसएस को इसका फायदा ना हो जाए वहां पर। देखिए सीपीएम को वही डर लग रहा होगा जो शायद बंगाल में उनको लगा था, जहाँ पे वो साफ हो गए। वामपंथ एक ऐसी विचारधारा जो पूरे विश्व में शून्य पे जा रही है और उसका अंत आ चुका है। हमारे सामने दो ही विचारधाराएं हैं। एक वामपंथ असल में एक कैडर बेस्ड पार्टी है वामपंथियों की,
जो बिल्कुल शून्य पे चली गई, क्योंकि वामपंथ विचारधारा आपको तोड़ने का कार्य करती है, किसी भी समाज को, किसी भी देश को वो जोड़ने का कार्य नहीं करती। इसलिए वामपंथी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और अपनी स्वयं का निर्धारण वो स्वयं कर रहे हैं, अपनी नियति का। लेकिन कांग्रेस जो है वो केरल हो या उसके बाद तमिलनाडु में वो निकालेंगे, या जहां भी गैर भाजपा शासित राज्य वहां पे वो निकालेंगे, वो सिर्फ हिंदू विरोधियों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं अपने साथ, और उस वोट बैंक को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं जो भाजपा को किसी भी कीमत पर आने नहीं देना चाहता। तो क्या सिर्फ इसीलिए आरएसएस का निक्कर जलाने की बात आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए केरल में पीएफआई भी यही करता है। यदि आप पीएफआई का इतिहास देखें तो केरल में अभी तक जो संस्कृति है, वो एंटी हिंदू जो संस्कृति है, वो पीएफआई और जो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्टों की जो संस्कृति है वो ही। और मैं बता रहा हूँ इसका परिणाम यही होगा आने वाले समय में। सबसे पहले वामपंथ वहां खत्म होगा और उसके बाद कांग्रेस भी धीरे धीरे शून्य पे चली जाएगी। ये अपने आप का नियति का निर्धारण स्वयं कर रहे हैं। ठीक है, नवीन जी आपका सही हो गया है? ठीक, आवाज आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो कांग्रेस की यात्रा है, और रवि जी ने भी बताया कि कांग्रेस जो है बेसिकली ये भारत जोड़ो यात्रा के बहाने सिर्फ उस हिस्से को टारगेट कर रही है जहां पे भाजपा की सरकारें नहीं है। और ये बात कुछ इनके दावे में दम भी है, क्योंकि केरल जैसी जगह में वो लगभग 18 दिन रहेंगे और उत्तर प्रदेश में वो सिर्फ एक जिला टच करके निकल जाएंगे, बुलंदशहर। तो ये जो ये जो सवाल है, क्या ये वाकई सही है कि कांग्रेस एक्चुअल में भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे सिर्फ जो बचा हुआ हिस्सा है भाजपा के जीतने से, वहां पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है? इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, और दूसरी चीज ये भी तरीके से देख सकते हैं कि चाहे भाजपा शासित राज्य हो या गैर भाजपा शासित राज्य हो अथवा कांग्रेस शासित राज्य हो, जहां भी हो, आप एक चीज तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि मोदी जी की सरकार आने के बाद 2014 से इस देश के अंदर, अब हम 2022 में चल रहे हैं, 8.5 साल का वक्त हो चुका है, दूसरा टर्म भी उनका कंप्लीट होने वाला है। देश के अंदर आम जनमानस को मिला क्या? पहला सवाल ये, आम जनमानस को कौन सी सुरक्षा मुहैया हो गई, कौन सी उसकी रोजगार गारंटी हो गई, कौन से उसे रोजगार मिल गए, कौन से उद्योग स्थापित हो गए, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे बड़े प्रोजेक्ट आ गए हैं जो दिखाई दे कि हाँ साहब ये बहुत बड़े बड़े काम हुए इस देश के अंदर जो पहले कभी नहीं हुए थे। ऐसा कहीं कुछ लगता नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपने निजीकरण की तरफ हाथ बढ़ा दिया और निजीकरण की दिशा में आप इतने आगे बढ़ते चले गए कि आपने अपने ही देश की जनता के हितों को भी ताक पर रख दिया। ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब क्या स्थिति है साहब कि कांग्रेस, अन्य मैं यात्रा पर ही आ रहा हूँ, कांग्रेस ने अपनी यात्रा शुरू की है तो वो पूरे देश में जहां जहां अपने आप को बेहतर फील करती है। देखिए हर एक पार्टी का अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। जैसे समाजवादी पार्टी है तो मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है, बाकी जगह उतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ती। कारण क्या है? आपके संगठन का विस्तार भी बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे लगता है कि इस यात्रा से, जो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस चला रही है, इस यात्रा को चलाकर वो कहीं ना कहीं अपना वजूद स्थापित करने की कोशिश कर रही, क्योंकि उसका वजूद खो चुका है। तमाम जगह क्षेत्रीय पार्टियों ने बहुत रिप्लेस किया है कांग्रेस को। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस प्रयास में है कि वो अपना वजूद कायम कर ले, और उसके वजूद के लिए उसकी जो दक्षिण भारतीय प्रदेश हैं वहां उसकी ठीक ठाक पकड़ पहले रही है, या आप पूर्वोत्तर में चले जाए तो उनकी पकड़ वहां ज्यादा रही है। एक काल ऐसा भी था कि जब पूरे देश के अंदर ठीक ठाक पकड़ थी। तो आज की स्थिति में जो बॉर्डर लाइन है, आप कहीं कोस्टल बेल्ट को कह लें या बॉर्डर लाइन कह लें देश की, उस बॉर्डर लाइन पर इनकी कई जगह सरकारें हैं और उसको वो अपना एक तरीके से रीस्ट्रक्चर करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस, और उसी में ये यात्रा है। और मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर उनके संगठन को बनाने में और बढ़ाने में आगे आने वाले समय में उनको लाभ मिलेगा। अब आप एक चीज देखिए, उत्तर प्रदेश में आज भी कांग्रेस के पास कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है जी। केवल 2 व्यक्ति दिखाई देते हैं, एक प्रमोद तिवारी जी और दूसरी मोना जी। उसके अलावा कोई नेता नहीं है। प्रियंका गांधी नजर आती है। इसके अलावा आप देखें तो प्रदेश में कोई एक ऐसी लीडरशिप नहीं है उत्तर प्रदेश जैसे में, जहां से कि इस देश के अंदर आजादी के बाद से प्रधानमंत्री दिए गए हैं, और कांग्रेस ने ही सरकार गठित की है तो उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़ाई अपने उनके। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। मैं संजीव निगम जी को ला रहा हूँ। संजीव जी, आपको इस परिचर्चा में ला रहा हूं मैं।
हालांकि आज आपका जन्मदिन है और आपको बहुत बहुत बधाई सबसे पहले। धन्यवाद आशु भटनागर जी, आपको जी जी जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए। आदरणीय संजीव जी को हमारी तरफ से भी कोटेज बधाइयाँ। हमारी तरफ से बताइए जी। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद इस स्नेह अब संजीव जी, हाँ, अब बधाई के बाद जो है सीधे हाँ बताए बिल्कुल सवाल पे आ जाते हैं। जी बिल्कुल आपका सवाल महत्वपूर्ण है। हाँ, राहुल गांधी की यात्रा में आम आदमी पार्टी विरोध में क्यों है? भाई सवाल ये है, हमारा, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी पार्टी को अपना हक है, वो सभी अभी मेरे से पूर्व जितने भी पैनलिस्ट ने बात रखी है अपनी अपनी, बीजेपी को सभी लोगों ने ज्यादातर यही है, वो कांग्रेस जोड़ो, भारत जोड़ो की जगह कांग्रेस जोड़ो है वो उनका, तो कांग्रेस जोड़ रहे हैं, अपना कर रहे हैं, अपना जोड़े। हर एक पार्टी को अपना अधिकार है अपना विस्तार करने का, बढ़ाने का, घट गया है तो फिर से खत्म हो गया है जोड़ने का। तो उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे कोई बहुत कुछ कहना है, वो अपना जोड़े, जैसे भी जोड़ सकते हैं। जब तोड़ करके आपने देखा जम्मू कश्मीर से लेकर के सारे नेता इनके मध्य प्रदेश में जितने इनके सहयोगी थे सब छिटक गए, दूर चले गए। तो हम अपनी बात कहेंगे ना, हमको पूरा करने का अपनी बात का। लेकिन अगर आपको भाजपा को हराना है, जैसा कि आप सब लोग लगे हुए हैं 2024 के लिए, भाजपा भी अपने कुकर्मों से हारेगी और क्या है। अच्छा, मतलब आप लोग नहीं करेंगे भी जो है जनता ही हराएगी, हम क्या, जनता जब हम पहुंच रहे हैं गुजरात में, मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, तो क्या सिर्फ गुजरात चुनाव के चलते आप कांग्रेस के साथ नहीं आ रहे हैं? अभी निकटतम चुनाव तो गुजरात का है, हिमाचल प्रदेश का है, बाकी आगे के जब चुनाव आएंगे तो उस पर हम आगे की भी चर्चा करेंगे। 27 सालों से 27 वर्षों से गुजरात को क्या हाल कर रखा है, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था एक्चुअली, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो ये अभी 27 वर्षों से इनके पास लगातार सत्ता रही है। क्या सिर्फ गुजरात चुनाव ही वजह है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की इस यात्रा में या कांग्रेस के साथ ये एंटी बीजेपी अलायंस में शामिल होने का मन नहीं दिखा रही है? नहीं ठीक, वो अपना करे, हमारा तो, हम तो मेरा सवाल इसलिए है कि अब मैं आपसे बहुत शार्प सवाल पूछूंगा, कड़वा सवाल है। आपके एक प्रबुद्ध सहयोगी जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ अन्ना आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, योगेंद्र यादव, वो इस यात्रा में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। तो कहीं असुनी पहले आपने हनुमान भेज दिया, अपना बाद में सेना लेके आएंगे? नहीं देखिए, अब योगेंद्र यादव जी ने तो अपनी पार्टी बनाई थी। हाँ, योगेंद्र यादव जी ने तो अपनी भी पार्टी बनाई थी, तब भी हमने कुछ नहीं कहा। तो सबको अधिकार है, कोई भी पार्टी अपनी बना सकता है, चला सकता है, कर सकता है, लेकिन बनाना तो आसान है, आप बना लेंगे, लेकिन उसको करेंगे कैसे, करना जो है, ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक आसान काम है। इसके लिए बहुत जुझारूपन चाहिए और बहुत आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तब उसके बाद में जाकर के लोगों के, तब आपको कुछ हासिल होगा, लोगों के लिए आप कुछ कर पाने के लायक बनेंगे। जो कि आपने देखा है, ये दिल्ली में कांग्रेस तीसरी बार जीरो पर आ रही लगातार। कांग्रेस का एक भी विधायक पहली बार जरूर बने थे 49 दिन के लिए, उसके बाद से सब बराबर जीरो आ रहे हैं। नहीं, पहली बार उनके पास थे, तो आपने समर्थन देके उनकी सरकार बनवाई। कुछ कंडीशन के तहत और कुछ समय के लिए था, बहुत कम समय के लिए था, 2 महीने भी नहीं रहे, 49 दिन के लिए सरकार चली थी। जब हमको ये समझ में आ गया कि नहीं, तो फिर हमने काम करके दिखाया जनता को कि हम कर सकते हैं, ऐसे ऐसे जो वायदे हमने किए और किए भी। आप भी देख रहे हो, आप दिल्ली में आपका जाना आना रहता है, आप खुद जा करके देखते होगे सारी चीजें है इस तरीके का। ठीक है, मैं रोकता हूँ आपको यहीं। मैं रवि जी को ला रहा हूँ। रवि जी, ये जो यात्रा, तो मैं अभी ला रहा हूँ देवेंद्र जी, आप ही के पास आ रहा हूँ इनके बाद। रवि जी, ये जो यात्रा तो पहले ही लग रहा है कि जो है विवाद के साथ साथ आपस में एका भी नहीं है विपक्ष के पास। नहीं, विपक्ष में तो कभी एका रहा ही नहीं है और रहेगा भी नहीं। सबके अपने स्वार्थ है, सबको आगे बढ़ना है और मनुष्य है तो स्वार्थ तो होगा ही। और ये लोग तो चुनाव लड़ने ही हर स्टेट में इसलिए पहुंच जाते हैं। अभी भाई साहब बता रहे थे संजीव जी, क्योंकि 2 बार गोवा भी गए ये लोग, उत्तराखंड भी गए, जमानत जब्त करा के आ गए, और गुजरात में भी सपने देख रहे हैं, पीआर एजेंसी पूरी लेके गए हैं साथ में। एक दिन पहले ही ट्वीट हो जाता है कि एक किसी ऑटो ड्राइवर के जाएंगे और फलाने चैनल वाले उसको करेंगे, और सेम वैसे ही स्क्रिप्ट के अनुसार होता है। जो 2 प्रदेश की सिक्योरिटी लेके चलते हैं, वो गुजरात में जाके बोलते हैं कि हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हम तो आम आदमी के बीच में रहेंगे। खैर, वो उनका अलग विषय है, नौटंकी है, करेंगे ही। और वापस भारत जोड़ो यात्रा पे आते हैं।
हाँ, योगेंद्र यादव जी पहुंचा दिए गए हैं। मैंने बताया ना जैसे कि पहले कि जितने भी भाजपा विरोधी हैं वो सभी विचार और पार्टी से नहीं बंधे हैं, वो सबका एक ही लक्ष्य है, किसी तरह से भाजपा को हटाना है। तो योगेंद्र जी अपना पहले किसानों के बीच में बैठे थे और अब वहां पहुंच गए भारत जोड़ो यात्रा में मुख्य सलाहकार के रूप में। उनको लगता है शायद वो सारथी बनेंगे, लेकिन ना तो अर्जुन है ना कृष्ण है। अब सारथी कैसे हैं और चलाने वाले कैसे हैं वो सबको मालूम है। तो होगा भी तो हो सकते हैं है जी, शपनी भी तो हो सकते हैं। हाँ, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो सबको मालूम है। मैं क्यों किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करूं, योगेंद्र यादव जी को दुनिया जानती है। तो खैर ठीक है, अच्छी बात है, इनका प्रयास है। और संजीव जी ने भी बिल्कुल सही कहा है और नवीन जी ने भी कहा कि ये कांग्रेस की अपने आप को जोड़ो यात्रा है, अपने विस्तार के लिए कर रहे हैं और इसलिए वो केरल वगैरह में कर रहे हैं। यूपी में आने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, पता नहीं एक भी दिन कैसे आ पा रहे हैं। मुझे तो यही, शायद किसी ने श्योरिटी दी होगी कि एक दिन आएंगे तो 150 लोग जुड़ जाएंगे। तो ठीक है। और मेरे का पता नहीं बिहार में भी कितना जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। अभी मुझे इतना मालूम है कि 90% ऐसे स्थानों पे जा रहे हैं जहाँ पे भाजपा ऑलरेडी नहीं है। तो ठीक है, करने दीजिए उन्हें। अब मैं वापस देवेंद्र जी को लाऊं। देवेंद्र जी, इतनी सारी चर्चा के बाद ऐसा लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा बस कांग्रेस की यात्रा रह गई है। भारत तो जुड़ेगा क्या, कांग्रेस नहीं जुड़ पा रही, मतलब पूरा विपक्ष भी नहीं जुड़ पा रहा उनसे। आशु जी, मैं इस सेगमेंट में थोड़ी अपनी बात को विस्तार से रखूंगा। देखिए, दुबे जी ने जो बात कही, उनकी कुछ बातों से मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन पता नहीं उन बातों पर कांग्रेस क्यों अमल नहीं कर पा रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सत्ता में बैठी भाजपा के खिलाफ मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं सर, क्योंकि कोई भी सरकार देश की जनता को पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर सकती है। बिल्कुल, बहुत मुद्दे हैं, रोजगार है, महंगाई है, जिनको लेकर पूरा विपक्ष, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी खूब हल्ला मचाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लोग पूरे 4 साल दबा करके इन मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन जब चुनाव का वर्ष आता है, पता नहीं ये लोग इन मुद्दों को छोड़ करके उन मुद्दों पर जाकर, उस पिच पे जाकर के बैटिंग क्यों करने लगते हैं जिस पिच पर भाजपा की बाउंसर बहुत सटीक पड़ती है। एक बात तो ये है। और दूसरी बात सर, भारत के अंदर यात्रा का लंबा इतिहास रहा है और इस दृष्टि से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को मैं गलत नहीं मानता हूँ। ठीक है, उनकी भी वो पार्टी है, हार जीत सत्ता पाना उनकी भी अपनी प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि अभी तक जो भारत में यात्राएं होती थी, वह यात्राएं होती थी कि यात्रा निकालकर सत्ता के द्वारा की गई गलतियों से जनता को अवगत कराया जाए। वो सीधे सरकार से नहीं टकराती थी, वो जनता के बीच जाती थी और बिल्कुल सरकार को भूल जाती थी और सोच लेती थी कीजिए गलती आप, हम तो असली राजा के पास जा रहे हैं और असली राजा के दरबार में जाकर हम आपकी गलतियों को गिनाएंगे। तो इससे सत्ता पक्ष डरता था और जब जनता संतुष्ट हो जाती थी कि वाकई में यात्रा के द्वारा जो संदेश, जो मैसेज या जानकारी हमें दी जा रही है, उसके अनुसार सत्ता पक्ष निरंकुश है, इसको तो हटाना चाहिए। और अगर वो कन्विंस नहीं कर पाते थे तो सत्ता पक्ष को फायदा होता था। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, उसमें यह लोग कितना धैर्य दिखा पाते हैं। मुझे तो लगता है कि यात्रा शुरू होने के दूसरे दिन से ही इन्होंने जनता को जागरूक करने की बात को दरकिनार करके सीधे सीधे सत्ता से टकराने वाली स्थिति में आ गए। सर, मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ ऐसी ही गलती, कुछ ऐसी एग्रेसिवनेस जो अभी दिल्ली को घेर के बैठे किसान थे, किसान आंदोलन में दिखाई गई। आंदोलन में भी यही होता था कि आंदोलन का उद्देश्य होता था कि हम जनता को कन्विंस करें और जनता सवाल हिसाब मांगे सरकार से, लेकिन वहां पर आंदोलन करके सीधे सरकार से टकराने की स्थिति आई। जनता ने सब देखा, रिजल्ट क्या रहा, बीजेपी हारी। क्या तो मैं 1 मिनट रोक रहा हूँ। दोनों जगह जी मैं 1 मिनट रोक, दोनों जगह जो उनके सलाहकार थे वो योगेंद्र यादव थे। किसान आंदोलन की भी बदकिस्मती थी। हालांकि सर, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, भारत की बड़ी पार्टी है, और मैं चाहता हूं कि, मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस का वजूद भारत से खत्म हो, क्योंकि लोकतंत्र में जितना सत्ता का भूमिका होती है, विपक्ष की उतनी भूमिका होती है। मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेसियों को सद्बुद्धि आए, वो सही मुद्दों पर बीजेपी को घेरे, क्योंकि कांग्रेस की रहना एक लोकतंत्र के लिए ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ सर कि अभी कांग्रेस गलती क्या कर रही है कि वह जनता को जागरूक करने की जगह सीधे सीधे बीजेपी और बीजेपी के बढ़कर के मोदी को टारगेट कर रही है, और ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं लोग, ये मुद्दों को छोड़ करके गलत। मैं एक बात और कह दूं सर, इनके द्वारा जो ये एक सांकेतिक रूप से आरएसएस की ड्रेस को जलाया गया है,
इसके दो मायने हैं। एक तो ये बता रहे कि हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और आने वाले टाइम में 24 में बाहर हो जाएगी, धीरे धीरे फूक जैसे उनकी ड्रेस जलेगी, बीजेपी बाहर हो जाएगी। लेकिन दूसरी बात और भी है, और इसी चीज को बीजेपी मुद्दा बनाएगी सर। इन्होंने बैठे बैठाए बीजेपी को मुद्दा दे दिया है। बीजेपी कहेगी देखिए इनकी सोच कट्टर है, देखिए इन्होंने केरल में ऐसा क्यों किया, इन्होंने केरल के जिहादियों को और कम्युनिस्टों को संकेत दे दिया कि हम तुम्हारे पीछे, अब आरएसएस और बीजेपी लोगों की हत्या कीजिए। और ये इसी सांकेतिक आधार पर बीजेपी फिर हिंदू कार्ड खेलेगी और इनकी कांग्रेस की इन्हीं गलतियों की वजह से बहुसंख्यक समाज को अपने फेवर में करने का बहुत बड़ा मौका कांग्रेस बीजेपी को दे रही है। ओके, मैं और एक बात मैं संजीव जी के ऊपर और कहना चाहूंगा सर, संजीव जी के लिए तो लॉटरी लगी है सर। उन्हें तो दो पहलवान मैदान में खड़े हैं, एक ताकतवर और एक कमजोर है, तो वो तो सीधे सीधे कमजोर पहलवान से हाथ मिलाएंगे और उसे चित करेंगे। आम आदमी पार्टी का उद्देश्य इस समय बीजेपी को बाहर करना नहीं है, वो सबसे पहले चाहते हैं कि किसी तरह हम कांग्रेस का विकल्प बन के देश में आ जाए जी। और जहां पर बीजेपी है वहां सीधे टकराने की स्थिति में, गुजरात हो हिमाचल हो, हालांकि दिल्ली में उन्होंने बीजेपी को थाम के रखा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं अब रोक रहा हूं आपको, मैं रवि जी को ला रहा हूं। रवि जी, ये जो बात कही देवेंद्र जी ने कि कांग्रेस ने यात्रा पे कम ध्यान दिया है, विवादों पे ज्यादा ध्यान दिया है, शायद जो कांग्रेस के सलाहकार हैं वो वापस हाथ जला लिए हैं नेकर जलाने के चक्कर में। आपके हाथ तो बैठे बैठाए मुद्दा लग गया, अंधा गया चाहे दो आंखें, और आप वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का हिंदू कार्ड चल जाएगा। देखिए, देवेंद्र जी तो एक अच्छे विश्लेषक की तरह इसको निष्पक्ष रूप से बता सकते हैं, लेकिन मेरे को जितना समझ में आ रहा है, कांग्रेस के सलाहकार भी राहुल गांधी की तरह ही है। जो व्यक्ति आटे को लीटर में तोल सकता है तो उसके सलाहकार ऐसी ऐसी सलाह ही देंगे जिससे कि उनका सारा जो यात्रा का मुद्दा है, अगर देखिए मैं अगर निष्पक्ष रूप से आज आपको बोलूं पर्सनल लेवल पे, तो और ये सही भी है कि जैसा हमारे नवीन जी ने भी बोला, संजीव जी भाई साहब ने बोला कि कांग्रेस का ये पूरा का पूरा जो यात्रा का कॉन्सेप्ट है वो अपने आप को रिवाइव करने के लिए है। उसका भारत को जोड़ने से या भाजपा को खत्म करने से, मोदी जी के विरुद्ध कुछ लेना देना नहीं है। वो राहुल गांधी को एक नेता के तौर पर उभारने की 1,00,000वीं कोशिश दोबारा से कर रहे हैं, जो पहले भी कई बार कर चुके हैं, 99,999 बार। वो एक अंतिम कोशिश के प्रयास में समझ लीजिए, जब पूरी कांग्रेस एकजुट होकर राहुल गांधी को नेता के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती है और कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहती है, उसमें वो फिर से असफल होंगे, क्योंकि उनकी हरकतें वही है। वहां पे उनके सलाहकार भी सब राहुल गांधी है, आप किसी को कुछ नहीं सिखा सकते। वो उल्टी हरकतें करेंगे, केरल में पादरी के साथ बैठेंगे और वो आरएसएस के ऊपर हमला करेंगे। अरे आरएसएस के ऊपर हमला करके तो आपने भाजपा को यहाँ पहुंचा दिया। तो आप मैं क्या ये मानूं कि कोई एक आदमी आपने वहां प्लांट किया हुआ? नहीं, पूरा देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, इस देश का प्रत्येक सच्चा नागरिक जो जानता है, जो राष्ट्रवादी है, जो देश से प्यार करता है, वो भाजपा के प्रति हितैषी हो सकता है वहां पे कुछ लोग ऐसे हों जो अभी तक वामपंथ और कांग्रेस की कुछ मानसिकता के अंदर नहीं फंसे हों, तो हो सकता है कोई, जैसे अब नवीन जी भाई साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, और संजीव जी भाई साहब है, बड़े अच्छे हमारे मित्र भी हैं, तो ये सब भी अंदर ही अंदर चाहते तो हैं, लेकिन अब मजबूरी है, कुछ मतलब चाहते हैं सभी है कि भाजपा है देश में। ठीक है, मैं नवीन जी को ला रहा हूँ। नवीन जी, ये जो कांग्रेस की जो राजनीतिक यात्रा है, ये उद्देश्य की जगह विवाद को ज्यादा जन्म दे रही है, जिसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है, तो आप कैसे समझ रहे हैं कि ये फायदा देगी कांग्रेस को? आशु जी, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। आप 2012-13 का, अगर आप कांग्रेस के नेताओं के, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जी। राहुल जी और सोनिया जी पूरी पावर में थे, देश को चला रहे थे पीछे से, उस समय की आप स्थिति देखिए तो सबसे पहली गलती जो कांग्रेस ने उस दौर में की थी कि बेवजह मोदी जी को टारगेट किया था। इसको आप स्वीकार करना पड़ेगा। खून का सौदागर, पता नहीं क्या क्या, जबकि नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं थे जी। इन्होंने उनके खिलाफ इतना ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी कर दी कि जनता 10 साल के कांग्रेस के यूपीए के शासन काल से पहले ही भर गई थी। 10 साल एक बड़ा टेन्योर होता है। इस समय मोदी जी के कार्यकाल से भी जनता बिल्कुल आहत है, भरी हुई है। सिमिलर सिचुएशन है। अब उत्तर प्रदेश में भाजपा क्या गलती कर रही है मैं बता दूं। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी को टारगेट पे ले रही है। इसका मतलब आप ये मान के चलिएगा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी बहुत मजबूत। नहीं, मेरा सवाल, मुझे अभी उत्तर प्रदेश नहीं चाहिए, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मेरा फोकस आज सिर्फ भारत पार्टी लाइन नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ। अब क्या है कि कांग्रेस
आज की तारीख में यात्रा निकाल रही है। मुझे लगता है कि देश की जनता उन्हें कितना सपोर्ट दे रही है, कितना सपोर्ट मिलेगा, ये यात्रा के अभी कुछ चरण और गुजरने दीजिए, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल जो है वो कांग्रेस के अपने लोग उसके साथ में हैं, इस चीज को नहीं नकार सकते। उनके अपने संगठन के लोग हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, वो सब लोग उनके साथ में हैं। बट जहां तक इस देश की आम जनमानस का सवाल है, जनता का सवाल है, जनता ना तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ना किसी विपक्ष के साथ है, ना कांग्रेस के साथ। जनता तटस्थ इस समय जनहित कर रही है कि आखिर उसको बेहतर भविष्य कौन दे सकता है, वर्तमान महंगाई बेरोजगारी से निजात कौन दिला सकता है। ठीक है, अब यही तारीख में जो स्थिति, देखिए अब मैं आपके इसी पॉइंट पर रोक रहा हूँ, मैं निगम जी को ला रहा हूँ। निगम जी, ये बड़ी अच्छी बात बोली नवीन दुबे जी ने कि जनता इस समय देख रही है, सबको परख रही है, कौन कौन कहाँ क्या क्या ड्रामा कर रहा है। वो चाहे आप लोग हों गुजरात में कर रहे हैं, या कांग्रेस राहुल गांधी जी जो हैं केरल में कर रहे हैं, या जो भी भाजपा कहीं कहीं कर रही है। आपको क्या लग रहा है, इसका फायदा आप उठा ले जाएंगे? आशु भटनागर जी, नौटंकी, ड्रामा, नाटक, ये शब्द हमने जो रियलिटी में करके दिखाया है। दिल्ली में तो दिखाया ही दिखाया है। पहले लोग कहते साहब दिल्ली जो है नजदीक है, छोटा राज्य है, हमने पंजाब में भी दिखा दिया। तो अब आप ये कतई नहीं कह सकते। पंजाब में भी 118 या 19 सीटें हैं, वहां पर 19 है शायद, 119, और 92 सीटें वहां के लोगों ने आम आदमी पार्टी के झोली में डाला है, और एक मजबूत सरकार है। और इतने ही कम समय में पंजाब में भी साबित कर दिया कि नहीं, आम आदमी पार्टी एक मजबूती से कार्य कर सकती है। और यही आपको दिखाई पड़ रहा है गुजरात के साथियों को कि हम नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ निगम जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये भारत जोड़ो यात्रा में आम आदमी पार्टी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी निकल रही है कि अगर ये 150 दिन में ऐसे ही गड़बड़ करते रहे तो एकदम विपक्ष में जो वैक्यूम निकलेगा वहां पे आप स्थापित हो जाएंगे? हम क्यों दिमाग लगावे भटनागर जी, कांग्रेस के बारे में कहां से वैक्यूम हुई? तो जनता तय करेगी, हम अपना काम करेंगे ना, हम अपनी बात कहेंगे भाई। हम उनके बारे में क्यों अपनी माथाफोड़ी करेंगे? नहीं, वो इसलिए करेंगे, जी मैं रोक रहा हूँ, मैं आपको याद दिला देता हूँ, आपको शायद याद नहीं आ रहा होगा। 2019 के चुनावों में, 2019 के चुनावों में आपके अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हमको साथ ले लो भाई, हमको साथ ले लो, चाहे 1-2 सीटों पे ले लो, इसी कांग्रेस से। नहीं, किसी का कोई साथ वाथ नहीं लिया गया था, बिल्कुल हम सब अकेले लड़े थे चुनाव। जब वो बोले थे कि हमको लगभग मना कर दिया। मैं वही याद दिला रहा हूँ। रवि भदौरिया जी अच्छे प्रवक्ता हैं, ये भी मैं सुन रहा था। कई बार मैं इसमें स्लिप ऑफ टंग जिसकी बात होती है, इन्होंने राहुल गांधी को भी बोला, हम राहुल गांधी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो हमारी पार्टी से कोई वो क्या कहते हैं, लेकिन एक जनरल बात मैं कर रहा हूँ, आपको भी याद होगा। अभी ये किसने कहा था बेटी बचाओ बेटी पटाओ? ये पूछिए रवि भदौरिया जी से, वो बताएंगे। नहीं, मैं अभी भी मैं स्लिप ऑफ टंग की बात कर रहा हूं। रवि जी, सॉरी निगम जी, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए जब 2019 का चुनाव था तो आम आदमी पार्टी ने बहुत कोशिश करी। निकल चुके हैं, अब हम बहुत आगे निकल चुके हैं, वो अब आगे की बात है। हम जो है अब 2022 राजनीति में गुणा भाग गणित सब जो है ना आगे पीछे होता रहता है। मैं यही समझना चाह रहा हूँ, जोड़ घटाओ। जी मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या अरविंद केजरीवाल उस बात से आज तक रूठे हुए हैं या मौका देख रहे हैं कि अब कांग्रेस ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा? आम आदमी पार्टी को जनता सहयोग कर रही है और हमने जनता के लिए काम किया है, और जनता ही बुला रही है। जी जनता जहां बुलाती है हम वहां चुनाव जाकर के लड़ते हैं। और गुजरात में आपको परिणाम देखने को मिलेगा। अभी ज्यादा समय नहीं रह गया है, इस संबंध चला गया है, 3 महीने शेष रह गए हैं, आपको पता चल जाएगा और बहुत बेहतर चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे। और ये इसके जो परिणाम होंगे, आप गुजरात से बाहर नहीं निकलेंगे। नहीं, इसके जो परिणाम होंगे इसका सीधा असर 2024 में भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो 2024 में जब एक मिनट आप दीजिए, लोग अभी चर्चा करते साहब मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं कौन, तो ये होगा कि केजरीवाल नहीं तो कौन। अब बताइए, केजरीवाल की चर्चा हो रही, केजरीवाल को ऑप्शन के रूप में लोग देख रहे हैं। चुनाव आगे आएगा, बिल्कुल ये हम सर्वे की बात बता रहे हैं, हम तो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में बोलना चाहता हूँ, तो आपको बहुत अच्छे बोलना चाहता हूँ। जी पहले आप ही बोले कहें, सबका कहने का अधिकार है बात रखने का। निगम साहब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मैं निगम साहब को एक चीज बताना चाह रहा हूँ। निगम साहब बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। मैं राजनीति को बहुत करीब से देखता हूँ और हर पार्टी के ऊपर हम लोग रिसर्च करते हैं। मेरा तो स्वभाव रहा है।
आम आदमी पार्टी ने एक जगह बहुत बड़ा काम किया था, जो एमसीडी के चुनाव होने थे दिल्ली में, वो जब वो आगे आई तो भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा और उन चुनावों के रोकने के लिए तीनों निगमों को नाकामयाब करेंगे, ये करेंगे, मतलब इस तरीके की चीजें हुई। इसका मतलब ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खौफ भाजपा के ऊपर हावी है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो छोटे राज्य हैं जहाँ 170, 200, 220 ऐसी विधानसभा में सीटें, छोटी विधानसभाएं हैं, उन राज्यों में आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन आने वाले समय में होगा वो कांग्रेस से बेहतर होगा, बल्कि वो एक कांग्रेस का विकल्प बन रही है, इसको नकार नहीं सकते हैं। रहा सवाल उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों का, जो बड़े राज्य हैं, वहां आम आदमी पार्टी किसी न किसी दल के साथ सहयोगी की भूमिका में गठबंधन करके लड़ेगी तो कुछ हासिल कर पाएगी, अकेले उसकी हैसियत वहां अभी नहीं है, क्योंकि उसका संगठनात्मक स्वरूप भी वहां नहीं। ठीक, मैं सहमत हूं। मैंने चुनावों में देखा भी, जहां हम लोग जा रहे थे, सबने हमको जो है बहुत अच्छे से सुना, बात कही, लेकिन कहा कि हम अब की बार नहीं और अगली बार चुनाव होगा, हम उसमें आपको मौका अवश्य देंगे। ठीक है, तो ये बात जब आगे होगा, मैं अपने अनुभव से भी एक बात कह देता हूं कि आप लोगों के लिए मास्टर स्ट्रोक ये होगा कि जब आप गुजरात, मतलब आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, कि जब रावण जो है सीता जी के स्वयंवर में पहुंचा तो एक आकाशवाणी की गई कि भाई जो तुम्हारी बहन है ना, उसको वो उठा के ले जा रहा है। तो रावण वहां सीता के स्वयंवर पे धनुष तोड़ने की जगह पहले अपने घर चला गया। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है कि जब आप गुजरात जा रहे होंगे तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव भी ऑन हो जाएंगे साथ साथ, जो सूचना और जो लोग बता रहे हैं पीछे से। तो आपके साथ आपका जो सपना है ये, वो तो ठीक है, वो उनका क्या है। तो अब गुजरात के लोग गुजरात में साथ है, गुजरात में हमारा संगठन देखिए कितना बड़ा संगठन है। नहीं, गुजरात के साथियों को चुनना है, गुजरात आपको, के लोग काम करेंगे, आपको एक चीज चूज करनी पड़ेगी। नहीं, एक चीज, गुजरात जाए या दिल्ली, गुजरात हमें क्या, गुजरात के लोग गुजरात की सरकार को चुनेंगे, बनाएंगे। आपकी सरकार है, दिल्ली के साथी दिल्ली को चुनेंगे एमसीडी। ठीक है, मैं इसी पॉइंट पे अब मैं इसी पॉइंट पे रवि जी को ला रहा हूँ। रवि जी हाथ उठा रहे थे, पहले तो रवि जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आपसे बात करूँ। देखिए, मैं संजीव भाई की बातों को सुन रहा था, इनको शायद पता नहीं, वैसे तो मेरे ख्याल से शुरू से अन्ना जी के टाइम से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस को ही रिप्लेस करके आम आदमी पार्टी आई है आज तक, ये रिकॉर्ड है, दिल्ली में भी और पंजाब में भी। जहां जहां ये भाजपा से लड़ने पहुंचे हैं, इनकी जमानतें जब्त हुई है, चाहे गुजरात वो गोवा हो, चाहे आपका यूपी के अंदर ये आए, और चाहे उत्तराखंड में। तो मैं बता रहा हूँ, गोवा में तो 2 बार करवाई है उन्होंने, हरियाणा में भी पिछली बार इन्होंने बड़ी कोशिश करी थी, हर जगह अपना संगठन तोड़ देते हैं। गुजरात में भी ऐसा ही होगा, इनकी जमानत जब्त होगी। दूसरा मैं बता देता हूँ, अभी नवीन भाई ने भी कहा, ये सब फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का स्पेस खाने की कोशिश कर रही है। ये दोनों में से किसी की भी हैसियत नहीं है। और तीसरी पार्टी की तो यूपी वाले को तो बात ही मत करो, वो तो यूपी से बाहर, उनको कुछ जानता भी नहीं है। इन किसी भी पार्टी की हैसियत नहीं है कि वो मोदी जी से या भाजपा से सीधे आके लड़ भी सके, तो उनको रिप्लेस करना तो बहुत दूर है। 24 में ये लोग पता नहीं कहाँ का, अभी आम आदमी पार्टी का तो एक भी लोकसभा सांसद नहीं है, भगवान जाने किस दम पे ये अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहे हैं। मतलब ये, इसके लिए भी मतलब इतनी हिम्मत चाहिए, मैं तो कभी सपने में भी ना जुटा पाऊँ। उसका जवाब मैं दे दूंगा, बताऊंगा आपको। एक सांसद नहीं है, वो करे प्रधानमंत्री बनेंगे तो ठीक है, सपने देखने का अधिकार तो सबको था, मुंगेरी लाल को भी था, सबको है, कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी इतना मैं बता देता हूँ, भाजपा को हराना अभी इनमें से किसी के बस की नहीं है। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि भाजपा के साथ कार्यकर्ता ही नहीं है, भाजपा के साथ देश की जनता है, जो देश से प्रेम करते हैं। जितने भी लोग, वो सभी भाजपा के सिपाही हैं, जिनके मन में अपने परिवार के लिए या अलग अलग स्वार्थ के प्रेम है, वो ठीक है, अलग अलग पार्टियों में अपना स्थान ढूंढ रहे हैं, और वो पार्टियां जिस प्रकार से कार्य कर पा रही है वो सबके सामने। ठीक है, मैं देवेंद्र जी को ला रहा हूँ। देवेंद्र जी, ये भारत जोड़ो से तो कुछ हासिल नहीं हो रहा। रवि जी कह रहे हैं भारत जोड़ो तो छोड़ो, ये कांग्रेस भी नहीं, कोई भी सामने पीछे इनके सामने नहीं टिकेगा इस समय। यहाँ सर मैं एक एक करके 3 बातें कहना चाहूंगा। पहले तो जो हमारे 2 पैनलिस्टों ने जो बात कही है, मैं उनका बात करता हूँ। देखिए सर, इसमें तो नो डाउट कि आम आदमी पार्टी की रणनीति वर्तमान में कांग्रेस से मुझे कहीं बेहतर लगती है, क्योंकि उन्होंने अपने टारगेट फिक्स और नियत किए हुए हैं। वो टारगेट सेट करके कहते हैं ना, इधर उधर नहीं भग रहे हैं। उन्होंने टारगेट कांग्रेस को कर लिया है सर। चाहे दिल्ली में आई हो तो कांग्रेस को हटा के, और पंजाब में भी बीजेपी का कोई लॉस नहीं है सर। बीजेपी की तो ऑलरेडी मुझे लगता है
अंडर 10 सीटें थी वहां पर जी, जो अकालियों के साथ थी, तो नुकसान अकालियों को कांग्रेस को ही पहुंचा है, रिप्लेस कांग्रेस को किया है। तो और एक बात बता दो, आप चाहे संजीव जी को नहीं, संजीव जी के पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से कितना पूछ लीजिए, जब तक 2024 तक जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनके रिजल्ट नहीं आ जाएंगे तब तक ये अपने पत्ते नहीं खुलेंगे। और जैसे ही इनके चुनाव हो जाएंगे उसके बाद ये अपनी रणनीति बनाएंगे कि क्या अब हम कांग्रेस के साथ जा सकते हैं भाजपा विरोध में या नहीं जा सकते हैं, या हमें क्या भूमिका निभानी होगी। अब मैं बात करता हूं, दुबे जी ने एक बात कही थी सर, मैं नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, मुझे वर्तमान में अगर विपक्ष में कोई दमदार नेता दिखता है तो वो अखिलेश यादव है, इसमें कोई शक नहीं है। वो मुद्दों की भी बात करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है सर, ये भी सेलेक्टिव बातें करते हैं और ये शायद या तो समझते हैं या इनकी मजबूरी है कि समझकर भी उसे इग्नोर करते हैं। तो नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? जी नहीं, सेलेक्टिव बात कैसे करते हैं कि बहुत अच्छी बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ अगर अखिलेश यादव दमदार नेता है हिंदी पट्टी में, जिसको हमारे मित्र गोबर पट्टी भी कहते हैं, तो नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? वो भी तो आज राजीव गांधी के पिताजी को कल उनके जन्मदिन पर बधाई दे रहे हैं। वही आऊंगा सर, तीसरा पॉइंट में वही रखूंगा नीतीश कुमार जी का। लेकिन दिक्कत क्या है कि लोकतंत्र के अंदर सरकारें बहुमत बनाता है सर, और बड़ी विडंबना अखिलेश जी के साथ यह है कि आज वो बहुमत को, बहुसंख्यक समाज को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बातें अच्छी लगती है, रोजगार की सब चीज की बात लगती है, लेकिन जब राजस्थान में सर कलम होने वाली बात होती है तब इनका सुर थोड़ा धीमा हो जाता है सर, और वो बहुसंख्यक समाज के मन में आशंका पैदा करता है। स्थिति ये आ चुकी है सर कि बीजेपी ने बड़े साफ तरीके से समाजवादी पार्टी के उस आधार पर भी सैन्य लगाने की तैयारी कर दिया या लगा दी है जो समाजवादी पार्टी का बेस होता था, यानी यादव समाज। आज धीरे धीरे अखिलेश यादव की पकड़ यादव महासभा से ढीली पड़ती जा रही है। जो पकड़ मुलायम सिंह यादव की होती थी, आज वह पकड़ अखिलेश यादव की यादव महासभा के ऊपर नहीं है, जो एक मुस्त और मजबूत बेस होता था समाजवादी पार्टी का। अब आते हैं सर यात्रा पर, जो हमारा मूल टॉपिक है, जो विषय है कांग्रेस यात्रा। देखिए सर, कांग्रेस की यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है उसको देख करके मुझे एक लगता है कि कांग्रेस की रणनीति कुछ इस तरह की कि कांग्रेस को भी पता है कि हम कितना ही बड़ा यात्रा निकाल ले, रैला निकाल ले, लेकिन हम पूरी तरह से बीजेपी को वॉश आउट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस बीजेपी को हराकर विपक्ष को हराना चाहती है। कैसे? उसके पीछे कि वो चाहती है कि वो सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनेगी, जानती है, लेकिन वो चाहती है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बन जाए और वह लगभग 2009 और 12 वाली स्थिति में आ जाए। यदि कोई ऐसी स्थिति में संभावना बने कि एंटी बीजेपी सरकार अस्तित्व में आने की संभावना बने, तो मास्टर कार्ड कांग्रेस के हाथ में रहे। आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा से साउथ में अपना प्रदर्शन बिल्कुल, मैं इस बात को एक मिनट रोकूंगा। इसीलिए ये चाहते हैं, एक हिंदी में कहावत है कि सारा जाता देख थोड़ा ले बच्चा है, यानी कि ये उन राज्यों में जहां इनको लगता है कि जहां हम अच्छी फाइट कर सकते हैं, इसलिए उन राज्यों को अपनी प्राथमिकता पे रख रहे हैं। अब इनको लगता है कि नॉर्थ में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं होगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, गुजरात, जहां इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन इनको लगता है कि हम बीजेपी को नॉर्थ में रोक सकते हैं। इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये है कि अभी साउथ में भाजपा का ट्रम्प कार्ड कर्नाटक को छोड़ देते उस तरह से भी नहीं चल पा रहा है जैसा हमारे उत्तर भारत में चला। जी, मैं इसी पॉइंट पे आपको एक वो कर रहा हूँ, सवाल है मेरा। आपने एक कहावत बताई, एक कहावत मुझे भी पता है, वो आधी तजे सारी को धावे और आधी मिले ना सारी पावे, ठीक है ना? तो कांग्रेस ये 50-55 सीटों को बढ़ाने के लिए 150 तक, ये मान लेते हैं आपके तरफ से, साउथ में जा रही है। लेकिन जो ये गलतियां कर रही है, कभी कंटेनर को लेके विवाद हो रहा है, कभी रूट को लेके विवाद हो रहा है, कभी अब ये जो आरएसएस जलाओ, मतलब निक्कर जलाओ के नाम पे जो इन्होंने कर दिया है, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां 50 बढ़ाते बढ़ाते यहाँ का बिल्कुल ही जीरो कर दें? देखिए सर, यहाँ आपकी बात सही भी हो सकती है, क्योंकि मैं कांग्रेस की रणनीति से सहमत हूँ, क्योंकि जनता को कन्विंस करने के लिए नेताओं को जनता के बीच और उनके द्वारा जाना होता है, और यात्रा निकालना उसका एक माध्यम है। लेकिन मैं पहले कह चुका हूं कि कांग्रेस दिक्कत ये करती है कि रणनीति को इंप्लीमेंट, लागू जिस तरह से करती है वो बिल्कुल सुंदर नहीं है, और वही इनके हाथ से बात निकल जाती है।
ये उसको सही तरीके से जमीनी पर लागू नहीं कर पाते हैं। अच्छा, या एक यूं और कहे कि इनके पास धैर्य नहीं है। क्या हाँ, जरूरत है सीधे सीधे बीजेपी, आरएसएस और मोदी से टकराने की? मुद्दों की बात कीजिए, जनता को कन्विंस कीजिए, जनता तय करेगी कि आपकी बात में दम है या नहीं है। अच्छा, एक अगर और आप सवाल ऐसे मेरा। ही मोदी से टकराते रहेंगे तो रिजल्ट यही होगा, जीरो। किसान आंदोलन वाला। जी जी जी, एक और सवाल, क्या कांग्रेस में अब भी दो तरफ के विचार चल रहे हैं? क्योंकि जब आपने ये कहा कि 18 अक्टूबर तक आपका अध्यक्ष तय होगा, तो उससे पहले ये 1 महीने पहले ये यात्रा निकालने की जरूरत क्या थी? क्योंकि जैसे ही ये यात्रा निकल के कहीं पहुंचेगी, इधर आपके अध्यक्ष की घोषणा शुरू हो जाएगी, चुनाव शुरू हो जाएगा, तो क्या ये दोबारा से डाइवर्ट नहीं हो जाएगा? देखिए सर, कांग्रेस वर्तमान में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है आजादी के बाद से। नहीं, ये कहानी तो हम 10 साल से सुन रहे हैं कि कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है। नहीं, लेकिन कहते हैं ना, उसका फेज ऊपर ही जाता है, तो हर किसी की बात ठीक है, हमेशा नीचे ही जा रही है। जी जी। यहाँ पर देखिए, आजादी के पहले की कांग्रेस आज की कांग्रेस नहीं थी, क्योंकि उस समय की कांग्रेस में देश की हर विचारधारा का प्रतिनिधित्व था। लेकिन आजादी के बाद की कांग्रेस का लक्ष्य चुनाव सत्ता हासिल करना रहा, जैसे अन्य दलों का है। सो आजादी से पहले की कांग्रेस और आज की कांग्रेस को तो एक हम मान नहीं सकते हैं। दूसरी बात, सॉरी, सवाल आप बताएंगे एक बार? मैं ये सवाल ही पूछ रहा था कि कांग्रेस ने ये यात्रा गलत समय पे तो शुरू नहीं करी है, क्योंकि क्या कांग्रेस में दो विचारधाराएं हैं? देखिए सर, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए, इसमें तो दो राय नहीं है कि कांग्रेस के अंदर दो धड़े बने हुए हैं। G23 जिसको हम देखते हैं, लीग अलग ग्रुप है जो अनुभवी है और बहुत समय से पार्टी की पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा रहा है। एक तो वह ग्रुप है जिसे छोड़कर कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद और समय पर लोग जा रहे हैं। और एक और ग्रुप आ रहा है जिसको नई जनरेशन कह रहे हैं। इनके बीच वैचारिक तारतम्य बिल्कुल नहीं है। हर विषय को लेकर दोनों गुट अलग अलग रहे हैं। तो इसमें भी आपकी बात में दम है कि बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी अभी पार्टी के अंदर एक मत नहीं थे, क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी मिली है, अभी भी पार्टी के कुछ लोगों की, वरिष्ठ लोगों का यह मानना रहा है कि हमको भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो कार्यक्रम चलाना चाहिए, तो बेहतर होगा। क्योंकि अखाड़े में एक, मैंने बात बताऊं कि एक व्यक्ति हॉस्पिटल से आए और एक व्यक्ति 5 साल से तेल लगा के दंड पेल के अखाड़े की तैयारी करे, तो दोनों का बिल्कुल कोई मैच नहीं होता है सर कुश्ती कराने का। जी जी। तो जो अनुभवी लोग हैं वो कह रहे हैं, भैया पहले तुम कुछ कसरत करके, कुछ डाइट लेके, कुछ अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए, आप अपनी इंटरनल पावर को बढ़ा लीजिए, जिससे उसको कुछ फाइट दे सको, कुछ प्रदर्शन बेहतर कर सको। ठीक है, मैं नवीन दुबे जी को ला रहा हूं। नवीन जी, ये बात मैटर करेगी कि जो 18 अक्टूबर को ये सब होगा 1 महीने बाद, इससे भारत जोड़ो यात्रा पे वापस नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, देखिए, किसी भी यात्रा का कभी भी कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ता है आशु जी, ये तो तय है। अच्छा। कभी भी कोई भी यात्रा हो, आपने कहा वो निक्कर जलाने वाली घटना हो या बुलबुल के पंखों पर उनकी सावरकर जी की देश भ्रमण की बातें हो, ये सब चीजें केवल जनता के बीच में मनोरंजन का एक साधन तो हो सकती हैं, बट इनको कोई सीरियसली नहीं लेता है। ना तो नेकर जलाने वाली घटना को जनता सीरियसली लेती है, ना उससे उसका कोई विचार चेंज होने वाला है कि हम किसको वोट देंगे, ना ही वो बुलबुल के पंखों से घूमने वाली बात हो। देश की जनता आज की तारीख में अपने निजी विषयों से ज्यादा कनेक्टेड है। उसको अपने घर की भरनी है, उसको अपने बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, उसको अपनी नौकरी की सिक्योरिटी चाहिए, उसको अपने बेटे के लिए रोजगार चाहिए, फैक्ट्री मालिक को अपनी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन की सुविधाएं चाहिए। जिन चीजों पर बैंकों ने इतना बड़ा शिकंजा कसा, और मैं बहुत बड़ी बात बोलूंगा आपके यहाँ कि 2024 का चुनाव निपटने के बाद आप ये देख लेना कि बैंकों का जो शिकंजा होगा, ऐसा झपट्टा मारेगा। एक नोएडा की 40% जनता आज की स्थिति में एनपीए है, लेकिन घोषणा नहीं हो रही है। 2024 के चुनाव के बाद आप नोएडा के हालात देखिए, बड़े बड़े रईस होते हुए नजर आएंगे। ये वास्तविकता के धरातल की मैं प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ। अभी स्थिति क्या है कि यात्रा कांग्रेस कर रही है, यात्रा चलती रहेगी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत गेन मिलेगा, लेकिन इतना बड़ा गेन मिलने वाला नहीं है कि वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। क्योंकि अभी समय जिस तरीके से जेडीयू ने और नीतीश कुमार जी ने आगे अपना कैंपेन शुरू किया है, इसमें 3 प्रमुख चेहरे आ रहे हैं। एक नीतीश जी, दूसरे ममता बनर्जी, तीसरी कांग्रेस। अब इन तीनों के अंदर सामंजस्य बैठाने वाला एक कोई ब्रिज आगे आएगा।
मुझे लगता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे कहीं ना कहीं कोई कॉम्बिनेशन बैठेगा, क्योंकि कांग्रेस इस बीच को जानती है अगर वो अलग थलग होगी, अकेले चुनाव लड़ेगी तो वो कहीं की नहीं रहेगी। ये सच्चाई वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सीन बहुत बदला हुआ है। अब कांग्रेस की वो लीडरशिप वो स्ट्रेटेजी में काम होने वाला नहीं है, ये सच्चाई। ठीक है। मैं रवि जी को ला रहा हूँ। एक बात कहना चाहूँ। अभी दुबे जी ने एक बात कही है कि विपक्ष में जो एक तीसरा मोर्चा बनने की या एक बीजेपी विरोधी मोर्चा बनने की बात है, उन्होंने कहा ममता बनर्जी है और उन्होंने नीतीश बाबू को बताया, और तीसरा उन्होंने लिया एक और कांग्रेस की बात। लेकिन ये भूल रहे हैं सर, अरविंद केजरीवाल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ममता बनर्जी एक राज्य में है, उससे बाहर उनका वजूद नहीं है। अरविंद केजरीवाल 2 राज्यों में है, दिल्ली और पंजाब। पंजाब बड़ा सूबा है, दिल्ली को कह के हम अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं कि छोटा है। आप निगम जी को बर्थडे का गिफ्ट दे रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूँ सर, इसके पीछे मैं अपनी बात के तर्क रखता हूँ। उसके पीछे मैंने अभी आपको बताया कि 2024 के चुनाव तक इसीलिए अरविंद केजरीवाल अपने पत्ते नहीं खोलेंगे, और जैसे ही चुनाव पास आएगा और 2024 से पहले जितने विधानसभा चुनाव होने उनके रिजल्ट के बाद वो परिस्थिति चेक करेंगे। अगर लगता है उनको सफलता मिलती है तो वो दम ठोकेंगे नीतीश बाबू से भी आगे। एक बात तो ये रही, और दूसरी बात ये सर, भारत जोड़ो जो कांग्रेस की यात्रा है, इससे देश की राजनीति कितनी प्रभावित होगी ये तो अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात मुझे संकेत साफ दिख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ जैसे जैसे राहुल गांधी और राहुल पार्टी के राहुल सपोर्टर लगे हैं, एक नाटक किया जा सकता है कि अध्यक्ष के चुनाव के लिए, लेकिन इस चुनाव के इस यात्रा के बाद फिर से ऐसा माहौल बन जाएगा, क्योंकि जनता के बीच राहुल गांधी जा रहे हैं तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सेहरा ये यात्रा फिर से राहुल गांधी के सर बांध सकती है। ठीक है, मैं रवि जी को ला रहा हूँ। रवि जी अब इसको कंक्लूजन की तरफ ले जा रहे हैं। एक बात तो साबित हो रही है कि चाहे ये निक्कर जलाएं या कुछ भी करें, मगर ऐसा लग नहीं रहा कि भारत जोड़ो यात्रा से भारत जोड़ने की तो छोड़ो, कांग्रेस में भी कुछ जुड़ने जा रहा हो। तो भाजपा जो है इन सबको लेकर क्या सोच रही है? इग्नोर करने के मूड में है या कुछ करेगी धमाका? देखिए, नहीं, हम लोग अपना कार्य करते हैं। हम लोग सेवा, हमारे लिए जो राजनीति है सेवा का ही माध्यम है, तो हम सेवा का कार्य करते हैं। कोरोना में भी हमने सेवा की थी, आज भी हम लगातार सेवा करेंगे। और 17 तारीख से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन से लेके 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक हम लोग सेवा पखवाड़ा बना रहे हैं। 15 दिन तक हम लोग जनता के बीच में रहेंगे और सेवा करेंगे। मतलब आपका फोकस भी गुजरात चुनाव ही है? नहीं, देखिए, हमारा काम, हम तो भाजपा के वो कार्यकर्ता है जिन्हें बहाना चाहिए जनता के बीच में जाने का और सेवा करने का। हम सत्ता में रह के भी सेवा करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि चुनाव के समय ही नजर आते हैं। तो मैं आज एक बहुत बड़ी देर से मैं डिबेट देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हमारे एक मित्र हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं, एक मित्र है राजनीतिक विश्लेषक जिनकी भी विचारधारा लगभग समाजवादी पार्टी, इस तरह से कांग्रेस कुछ मिक्सअप है। और बड़े ही राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे जो पत्रकार बंधु हैं देवेंद्र भाई साहब, उनके विचारों से मुझे ना एक बड़ा अंदर विचार उमड़ रहे हैं। 2 ही पार्टियां थी इस देश में जो शुद्ध रूप से विचारधारा पे आधारित है, एक वामपंथी पार्टियां और एक भाजपा। भाजपा का जो विचार है वो संघ से प्रेरणा लेके आता है, राष्ट्रवाद का जिसे हम विचार बोलते हैं। उसके अलावा समाजवाद की आप ऐसी बात सुन लीजिए कि आज समाजवादी पार्टी से खड़ा कर दीजिए, 100 में से 99 लोग नहीं बता पाएंगे कि समाजवाद की परिभाषा क्या होती है। तो एक स्वार्थ का गठबंधन है। और आम आदमी पार्टी तो वामपंथ असल में घृणित विचारधारा है, उसका भी घृणित रूप है आम आदमी पार्टी, जो आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है, जो सिर्फ तोड़ना जानती है, जिसको हम कभी कभी नक्सली विचारधारा ही बताते हैं। तो मुझे कोई ऑप्शन दिखता नहीं है। रवि भाई, बीएसपी को आप कैसे देखते हैं? बीएसपी को आप कैसे देखते हैं? उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते सर बीएसपी को कैसे देखते हैं? सर मैं बता रहा हूँ विचारधारा के दम पे मैं आपको बता रहा हूँ। बीएसपी के पास एक विचार था जो बाबा साहब अम्बेडकर का विचार था कि समाज के सबसे निचले तबके को ऊपर तक लाने का। वही विचार भाजपा का भी, अंत्योदय का भी विचार वही है। आप समझिए, कभी भाजपा को पढ़ने की कोशिश कीजिए। भाजपा ने संघ से जो विचार लेके अंत्योदय का करा है कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को उठाने का कार्य। तो वो विचार जब असल में लोगों को दिखा कि ये भाजपा इस पे ईमानदारी से टिकी हुई है, तो बीएसपी और उससे मिलती हुई और भी जो पार्टियां हैं उनका भी किसी ना किसी रूप में जिसे बोलते हैं कि पतन होता जा रहा है। तो बीएसपी खत्म, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी खत्म होने वाली है, क्योंकि ये लोग अपनी विचार को छोड़कर, समाजवादी भी एक विचार है, मैं उसको मानता हूं, लेकिन ये अपने विचार को छोड़ के परिवार केंद्रित हो गए हैं।
ऐसे ही कांग्रेस, तो इसलिए आज की डेट में दो ही विचार थे, एक वामपंथी विचार और एक राष्ट्रवादी विचार। वामपंथी विचार अपनी कर्मों से, कुकर्मों से स्वयं खत्म होता जा रहा है, तो सिर्फ एक राष्ट्रवाद का विचार बचा है। इसलिए सभी पार्टियों का विषय अंधकार में है। मैं देवेंद्र जी की बात से एक हद तक सहमत हूं कि हाँ, ये आम आदमी पार्टी वाले एक उम्मीद संजो के बैठे कि कांग्रेस गिरे तो एक जो भाजपा विरोध का एक वोट बैंक है उस पर ये लोग कब्जा करें। 2 मिनट रुकिए, बस चल रहे हैं। नहीं 2 मिनट रुकिए। नहीं जी जी, जो आपने बात कही कि इसका मतलब एक ही चीज रह गई है कि हम ये माने कि 2024 तक भाजपा के सामने बस आम आदमी पार्टी बचेगी। नहीं, 2047 तक कोई भी नहीं बचेगा, उसके अच्छा, बाद का मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मैं आज ज्यादा लंबा नहीं सोचता। जी जी, मैं इस परिचर्चा को आज यहीं विराम दे रहा हूँ। भारत जोड़ो यात्रा पर जो विवाद है या जो बात चल रही है वो कांग्रेस को सिवाय अपने हाथ जलाने के कुछ और नहीं देगा, यही हमारे सारे वक्ताओं की राय है। जी कुछ कह रहे हैं? जी जी, एक मैं कंक्लूजन करना चाहता हूँ उसका। एक 10 सेकंड लीजिए क्योंकि नवीन जी को जाना है। बिल्कुल 10 सेकंड सर। देखिए, मैं अब इसको बिल्कुल समापन की तरफ जाऊं, इससे लगता है कि देखिए भाजपा के लिए अन्य पार्टियों की अपेक्षा तुलनात्मक दृष्टि से अच्छी परिस्थितियां रहेंगी। कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो कई स्थानों पर तो स्थिति यह रहेगी कि भाजपा विपक्ष से इतना नहीं लड़ेगी जितना उसे अपने अंदर की परिस्थितियों से लड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात कि ये भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस की है, यह अभी भी कांग्रेस के लिए कुछ रिजल्ट दे सकती है, बशर्ते कि कांग्रेस को धैर्य दिखाना चाहिए और सीधे सीधे विवादित मुद्दों से बचकर या मोदी या भाजपा टैक्स से बचकर जनता को कन्विंस करे, जनता को अपनी बात रखे। ठीक है, मैं जो बात कह रहा था कि कांग्रेस की ये जो आरएसएस का निक्कर जलाने की बात थी, ये देश जलाने की जगह कांग्रेस के अपने हाथ जला देगी। और जो देवेंद्र जी कह रहे हैं वो उसी को आगे एक्सटेंशन है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को सफल करनी है तो कांग्रेस को फोकस जनता पर करना पड़ेगा, ना कि वापस भाजपा और मोदी या आरएसएस पर। क्योंकि अगर वो कुछ करना चाहती है, अपने आप को बढ़ाना चाहती है, तो लोगों का विश्वास जीते, इसके बजाय कि वो पार्टियों पर सीधा हमला करे। आज के इस परिचर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगर आप हमको, मैं फिर से एक बार याद दिलाऊंगा, अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमको YouTube पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, पंचायत 24 के संपादक हैं देवेंद्र जी, इनको भी जो है आप पढ़ते रहिएगा। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। साथ ही अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे UPI नंबर पर हमको सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।